चीन के महान रणनीतिकार सुन त्सू ने आज से लगभग 2500 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक है द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें तैयारी के महत्व को बताया गया है। सुन त्सू ने इसमें लिखा था कि विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, व्हाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वॉर फर्स्ट देन सीक टू विन। इसका हिंदी में अर्थ है, एक विजयी योद्धा युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही अपनी अचूक प्लानिंग से अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है, जबकि युद्ध में पराजय होने वाला योद्धा पहले युद्ध भूमि में जाता है, फिर युद्ध की योजना बनाता है। और अक्सर यही होता भी है। इसे आप कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तब हमारा देश इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा सोचा नहीं था कि चीन भारत पर हमला कर देगा, क्योंकि उस समय भारत और चीन की सरकार के बीच एक दूसरे को पत्र भेजे जा रहे थे और हमारा देश बिल्कुल भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और शायद इसी वजह से 1962 के युद्ध में चीन विजयी रहा, क्योंकि चीन इस युद्ध की तैयारी लंबे समय से कर रहा था। उसे तैयारी और अपनी युद्ध योजना का फायदा हुआ। लेकिन जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को 12 दिन में ही घुटनों पर ला दिया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र की पहचान मिली। अब महत्वपूर्ण बात यह है, इससे सीख यह है कि उस समय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने कहा था कि 1971 के युद्ध की तैयारी 6 महीने तक की गई थी। इस युद्ध से पहले भारतीय सेना के पास बुनियादी सामान और हथियारों की कमी थी, लेकिन 6 महीने में इस कमी को दूर किया गया, पूरी तैयारी की गई और यह सब अच्छी तैयारी से ही संभव हुआ। इस तैयारी का एक दूसरा पहलू यह भी था कि अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पर हस्ताक्षर पाकिस्तान से युद्ध से 3 महीने पहले हुए थे और इसके पीछे भी खास रणनीति थी। तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से गहरी दोस्ती थी और भारत को पता था कि अगर उसने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा तो उसमें अमेरिका जरूर हिस्सा लेगा। इसलिए भारत ने पहले से पूरा होमवर्क कर लिया था और सोवियत संघ के साथ संधि पर तैयारी की बुनियाद रख दी थी। कहने का मतलब यह है कि तैयारी को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर आज यास तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो इसका कारण तैयारी और बेहतर प्लानिंग ही है। हालांकि आज आपके मन में यह भी सवाल होगा कि भारत में इतने तूफान क्यों आते हैं। आज यास तूफान आया, इससे पहले ताउते तूफान आया था। ताउते से पहले बात करें, अम्फान तूफान आया था, उसने पश्चिम बंगाल में काफी नुकसान किया था। 2019 में फानी आया था और बुलबुल नाम का तूफान आया था। इसके अलावा 2018 में तितली और 2017 में ओकची तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो भारत में हर साल औसतन 5 से 6 तूफान आते हैं, जिनमें से 2 से 3 होते हैं खतरनाक श्रेणी के, यानी कि डेंजरस कैटेगरी के। पूरी दुनिया में आने वाले चक्रवात तूफानों में से 10% अकेले भारत में आते हैं। सोचिए, 10% है यह आंकड़ा। भारत में ज्यादातर तूफान मई, जून या फिर अक्टूबर और नवंबर में आते हैं और इन तूफानों के आने का प्रमुख कारण है भारत की लंबी तटीय सीमा, कोस्टल बेल्ट, जो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। 2019 की मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत में आने वाले तूफानों में 32% का इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 और 18 में 7 चक्रवाती तूफान आए थे, एक रिकॉर्ड है ये। इससे पहले वर्ष 1985 में एक साल में 7 चक्रवाती तूफान आए थे। तो आज ओडिशा के तटीय इलाकों से जो तूफान टकराया उसे यास नाम ओमान ने दिया। इसका अर्थ दरअसल होता है पेड़, ट्री। और एक दिलचस्प बात यह है कि पेड़ों में भी तैयारी के बीज अंकुरित होते हैं। पेड़ अलग अलग ऋतुओं के लिए खुद को तैयार करते हैं। जैसे शरद ऋतु आने से पहले पेड़ एक खास तरह का हार्मोन विकसित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर पानी को सोख कर रख पाते हैं। जब शरद ऋतु आती है, यानी सितंबर से नवंबर का महीना होता है, तो पानी की कमी होती है। अब ये हार्मोन पेड़ को सूखने नहीं देता। इसी तरह जब भीषण गर्मी होती है, तब ये पेड़ सर्वाइवर मोड में चले जाते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें
तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, यानी वो गर्मी में अपनी एनर्जी को बचा कर रख सकें। अगर पेड़ ये तैयारी ना करें तो वो स्वस्थ नहीं रहेंगे और समय के साथ खत्म हो जाएंगे। आज इस महत्व को समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि यह तूफान कितना खतरनाक था और अगर योजनाबद्ध तरीके से ये कदम नहीं उठाए गए होते, तैयारी नहीं की गई होती, तो उससे जान और माल का काफी नुकसान हो सकता था। खिड़की। ये माँ एपी हमको बहुत डर लग रहा है एपी। तूफान यास एक बेहद विकराल रूप और भयावह हो चुका है। हम आपको दीघा ईस्ट मिदनापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बेहद पास है समुंदर में और आप देखिए बीच में जो बैरिकेड है या जो रेलिंग है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा समुंदर है, क्योंकि ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। समुंदर उफान पर है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, क्योंकि आज साथ ही हाई टाइड का भी समय है। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है हाई टाइड होगा, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वेव्स है और लहरें लगभग 13 से 14 मीटर ऊंची हो सकती है। हमने कभी नहीं देखा कि ये पूरा इलाके में कभी भी पानी आए, लेकिन पूरे बैरिकेड्स और रेलिंग को ब्रीच करते हुए ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। बता दें, जैसे जैसे लैंडफॉल का समय पास आ रहा है, विंड स्पीड बेहद तेज हो रही है और वेव्स जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर ऊंची लहरें उठ रही है। हवा भी बह रहा है, तूफान भी बह रहा है, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा था, जो धामरा और वासुदेवपुर और यहाँ का जो बालेश्वर के बीच में कहीं भी लैंडफॉल करेगा। ज़्यादातर बेहद गंभीर हो जा रहा है, जैसे कि बारिश की वजह से और तेजी रफ्तार से हवा भी बह रहा है, जिसकी लैंडफॉल करने तक ये इस तरह पवन के साथ साथ हवा भी बहेगा और धीरे धीरे जब वो लैंडफॉल करेगा उनका प्रोसेस स्लो होते जाएगा। पेड़ कितनी जोर से हिल रहा है और टूट चुके हैं और आजू जो आसपास के एरिया है समंदर होने के कारण हवा बहुत तेजी से अंदर आ रहा है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि पिछले साल जब अम्फन आया था वो सुपर साइक्लोन था, उससे 2 कैटेगरी नीचे है यास, क्योंकि कहा जा रहा है ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस समय लैंडफॉल होना है उसी समय हाई टाइड होनी है। हम लोग ये कोशिश में हैं, कोई लोग अगर कहीं रह जाए पानी, तो हम कल तो सब 100% इवैक्यूएशन कर चुके थे। जिनका पक्का घर था हम उसके कांटेक्ट में हैं। अगर चारों तरफ पानी हो जाएगा तो उनको कैसे खाना पहुँचे, तो कैसे सही ढंग से रहेंगे, उनका कोई दिक्कत ना होंगे,
ये देखने के लिए, और कहीं जगह पर अगर रास्ता बंद है, कहीं पेड़ वगैरह गिर गया होगा तो इसको तुरंत हम इसको हटा के कैसे रेस्टोरेशन काम होगा, इसलिए हम बाहर अभी निकले हुए हैं। बारिश भी हो रही, हवा भी चल रही है और ये हो सकता है कि कल यहाँ पर भी हिट करे। तो हमारी कोशिश है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर कच्चे मकानों में रह रहे हैं उन्हें सेफ जगह पर लेके जा सकें। फिलहाल है दीघा के पूर्वी मुकुंदपुर में और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये बांध जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये एक नया बांध था, पिछले साल ही इसको बनाया गया था। और आप देखिए बाईं ओर जो है ये पूरी सी है और यहाँ मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ, भले ही अभी जल स्तर कम हो गया हो लेकिन आज पानी का बहाव चूंकि इतना ज्यादा था और पानी पूरा यहाँ से आकर जो है इस तरफ जाता है और बेहद तीव्रता वाला ये तूफान था। यहाँ पे कोई खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग पूरे खेत के आए, पूरे जमीन बर्बाद हो चुका है। कम से कम 2-3 महीने तक ऐसे ही रहेंगे पानी। तस्वीरें दिखा रहे हैं इस चक्रवाती तूफान यास ने क्या मंजर पीछे छोड़ा है। देखिए तबाही का मंजर पीछे छोड़ दिया है क्योंकि हवाएं अभी भी तेज है, लेकिन जैसे ही चक्रवाती तूफान बंगाल और ओडिशा के तट से टकराया, वो देखिए ये कुछ दुकानें हैं उदयपुर इलाके में, नई दुकानें हैं और इस चारों तरफ देखिए जो दीवार है वो टूट चुकी है। आगे की कुछ और तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तरफ भी अगर आप देखें तो ये भी टूट चुका है और जो छोटी बड़े जो स्टॉल थे इस इलाके में, क्योंकि ये तट के बिल्कुल पास है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो छोटे बड़े स्टॉल्स हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरीके से चक्रवाती तूफान ताउते इन दोनों राज्यों के तट से टकराया था, लेकिन उसके मुकाबले चक्रवाती तूफान यास बेहद ही ज्यादा डेंजरस और एक बड़े इलाके में फैला हुआ था। लेकिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने ताउते तूफान से सबक लेते हुए तैयारी इतनी बेहतरीन की कि दोनों राज्यों में कम से कम जानमाल की हानि हुई। और अब हम आपको तूफान से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंभीर श्रेणी के तूफानों की आंख भी होती है। किसी भी चक्रवात के मध्य भाग यानी मिडल यानी केंद्र को आंख या आई कहते हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी भी चक्रवाती तूफान की आंख की चौड़ाई यानी कि व्यास औसतन 30 किलोमीटर तक होता है। वैज्ञानिक मानते हैं किसी भू तूफान की आंख तभी बनती है जब यह सक्रिय होने के बाद खतरनाक रूप ले लेता है। तूफान की आंख भी कई प्रकार की होती है। इनमें पहली है मिन्यूक्यूल आई। इसमें तूफान की आंख बहुत छोटी होती है और इसका व्यास 19 किलोमीटर तक होता है। दूसरी होती है मीडियम साइज आई। ये देखिए 3 तरीके की आई। पहली जो होती है मिन्यूक्यूल आई जो कि 19 किलोमीटर जिसका व्यास होता है, जो वो छोटी होती है, बहुत बारीक। दूसरी मीडियम साइज आई और इसका जो घेरा हुआ व्यास हुआ वो 65 से 80 किलोमीटर के करीब का बनता है।
इसमें आमतौर पर 65 से 80 किलोमीटर तक का ही घेरा होता है और ऐसा तूफान दरअसल आता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय देशों में। ट्रॉपिकल कंट्रीज का मतलब यह होता है कि वो देश जो कि भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, जैसे कि हमारा भारत। अब ये जो तीसरी आप देख रहे हैं, यह है बिग आई, बड़ी आंख। इसमें तूफान का मध्य भाग काफी बड़ा होता है। दुनिया के इतिहास में अब तक का जो सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम था टाइफून कामेन। इसकी आंख थी 370 किलोमीटर व्यास की। तो आमतौर पर किसी भी चक्रवाती तूफान की आंख की तस्वीर सैटेलाइट या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ली जाती है, क्योंकि कोई तकनीक अब तक ऐसी विकसित नहीं हुई है या इंसान भी चक्रवाती तूफान के बीच नहीं जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि तूफान की आंख से ही इसकी तीव्रता यानी कि स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज हम इस विश्लेषण को इस चित्र पर समाप्त करना चाहेंगे, जो ये बताता है कि लहर स्थायी नहीं है। आज देश समुद्र के साथ और कोरोना की लहर का भी सामना कर रहा है। और आपको यहां से यह बात याद रखनी चाहिए कि लहर अगर ऊपर जाती है तो ये नीचे भी आती है और इसे नीचे आना ही है। हालांकि ये आप पर निर्भर करता है कि ये लहर कब नीचे आएगी। अगर आप अपनी पूरी तैयारी रखेंगे तो लहर जल्दी नीचे आ जाएगी, और तैयारी को अधूरा छोड़ देंगे, लापरवाही बरतेंगे तो ये लहर देर से नीचे आएगी, लेकिन नीचे जरूर आएगी।